हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किस थ्योरी पर बेस्ड है? लाइट की दो थ्योरी चलती हैं। एक थ्योरी होती है पार्टिकल थ्योरी एंड सेकंड वेव थ्योरी। वेव थ्योरी पर आधारित है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमको कब मिलता है? ये दो तरीके होते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा तरीका होता है इसका बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट के डिवीज़न पर दो एक्सपेरिमेंट आधारित हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है यंग्स एक्सपेरिमेंट और दूसरा है फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि जब कोई भी दो लाइट वेव किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो इनका आपस में मिलना होता है। ये जो मिलना है जब किसी पॉइंट पर जाकर टकराती हैं तो वहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हैं। वो जो डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव प्रोड्यूस कर रही हैं, मान लो एक वेव ये चल रही है, अब ये वेव जब इस जगह पर आके अगर मान लो टकराती हैं तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y1। सेकेंड वेव भी ट्रेवल कर रही है, वो भी किसी पॉइंट पर जाके टकराती है तो वहाँ पर वो जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है वो है y2। अब क्योंकि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों ने अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है, तो जो उनके मिलने से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 से। यानी कि इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट। अब हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये किस पर निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर। इसके अलावा इंटरफेरेंस कब होगा? जब उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कि उनके बीच में यानी दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस या कलांतर कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा उन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? समान। आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? समान, एक ही दिशा में या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपरली नज़र आता है। अब हम ये देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसा है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सम पॉइंट एंड मिनिमम इंटेंसिटी सम अदर पॉइंट बाय टू आइडेंटिकल लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी and nearly same amplitude traveling in same direction is called the interference of light। तो जब ये इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है इस समय इसकी जो एनर्जी होती है वो कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग ही चलती है। अब ये जो इंटरफेरेंस हमने देखा ये कितने टाइप के होते हैं? सुपरपोजिशन हो रहा है, लाइट मिल रही है, तो ये किस तरीके से? ये दो तरीके हैं, इसके दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो यहाँ हम इस फिगर को देखेंगे। हमने बात की दो लाइट वेव की जो किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो सपोज हमारे पास एक ये वाली लाइट वेव है जो किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये जिस पॉइंट पर आके मिल रही है वहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया y2। सेकेंड वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पहली वेव का y1 और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? y2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों वेव जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई हैं ये इनके क्या है? दोनों के पीक सेम डायरेक्शन में हैं। यहाँ पर भी दोनों के पीक सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पीक और पीक मिल रहे हैं या ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुपरपोजिशन हो रहा है उसमें जो हमको रिजल्टेंट वेव मिल रही है ये ग्रीन कलर की, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। ये जो है इसको हम एम्पलीट्यूड भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 सपोज करें, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड a2 रिप्रेजेंट करें, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? कैपिटल A। तो इस केस में जबकि दोनों वेव किसी सेम डायरेक्शन में सेम फेज में ट्रेवल करते हुए किन्हीं पॉइंट्स पर मिलती हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पर इस समय इनकी इंटेंसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम होती है।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव जब ट्रेवल करती हैं अपोजिट फेज में, तो फर्स्ट वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पर y1 है, सेकेंड वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, जब ये आउट ऑफ फेज विपरीत कलाओं में मिलती हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर हमने जो एम्पलीट्यूड लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है, अलग अलग लिया हुआ है, तो दोनों के डिफरेंस के इक्वल हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है जो रिजल्टेंट वेव का होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो a इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2। इस कंडीशन में इंटेंसिटी हमको कैसी मिलेगी? मिनिमम। अगर दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हैं तो 0, और अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो उनके डिफरेंस के इक्वल हमको इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की मिलेगी। इट्स ओके। नाउ अब हम इनकी कंडीशंस की बात करेंगे कि इन क्या कंडीशन है जिसके ऊपर हमको ये मिलने वाला है। तो हमने कंसीडर किया कि जो हमारी दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो फ्रीक्वेंसी है n, जो कि किसके इक्वल है? ओमेगा अपॉन 2 पाई। उनके एम्पलीट्यूड हैं a1 a2, उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, फाई है, टाइम के साथ बदलता नहीं है। तो किसी टाइम t पर इन वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन हमने लिए y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और सेकेंड हमने लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर ये फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज डिफरेंस को, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब क्योंकि सुपरपोजिशन हो रहा है, दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो उस समय पर यहाँ पर हमने सुपरपोजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ ले लिया है y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अब यहाँ इन इक्वेशन से हमने दोनों की वैल्यू पुटअप करनी है। आप वैल्यू पुटअप करोगे, यहाँ पर आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे और इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे। जब आप सॉल्व करोगे तो साइन ओमेगा टी इंटू a1 प्लस a2 कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यहाँ सब्सटीट्यूशन हमने किया है। इसकी जगह पर a1 प्लस a2 कॉस फाई a कॉस थीटा और a2 साइन फाई की जगह a साइन थीटा हमने सब्सटीट्यूशन किया। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो हमको मिला a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या मिल रहा है? यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और ये जो है रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये जो हमको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल रहा है कैपिटल ए, इसकी वैल्यू है कितनी? तो हमने यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन किए थे वो दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है और स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली मैथमेटिकली ए की वैल्यू क्या मिलेगी? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। अब एम्पलीट्यूड मिल गया। एम्पलीट्यूड अगर मिल गया है तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका मल्टीप्लाई करके हम अलग अलग वेव की इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। अब ये जो इंटेंसिटी आई है, ये इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कब होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? ये डिपेंड करता है यहाँ कॉस फाई की वैल्यू पर। अगर कॉस फाई इज इक्वल्स टू +1 है तो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी इन कंडीशंस पर हमको सेम फेज में वेव ट्रेवल करती हुई नजर आएंगी और सुपरपोजिशन करेंगी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कॉस फाई की वैल्यू +1 कब मिलेगी? कॉस फाई की वैल्यू +1 होने के लिए 5 यानी फेज डिफरेंस या तो 0 हो या 2 पाई 4 पाई अप टू 2n पाई। अगर फेज डिफरेंस इतना है इन वेव्स के बीच में तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? तो पाथ डिफरेंस होगा λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस 5। तो आप फाई की डिफरेंट वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, आपको पाथ डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो फाइनली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो गया? डेल इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर हम यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में +1 पुटअप कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है जो कि इसके इक्वल है रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये सिंपली हमको क्या मिल रहा है? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, जो कि हमको फाइनली a1 प्लस a2 मिल रहा है। तो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बात की कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का a1 प्लस a2, यानी दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल मिलता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए कॉस फाई की वैल्यू यहाँ या यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए। अब कॉस फाई -1 कब होगा? जब फाई की वैल्यू सारे
ऑड मल्टीपल पाई के होंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई अप टू 2n-1 पाई। यहाँ n की वैल्यू जो हम रख रहे हैं 1 2 3 ये लेके चल रहे हैं। तो जब आपकी फाई की वैल्यू पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल की वैल्यू λ/2, 3 λ/2 अप टू 2n-1 λ/2 हमको ये मिलने वाली है। इसी cos फाई की वैल्यू -1 को जब हम एम्पलीट्यूड के इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो यहाँ ये माइनस साइन हो जाएगा और ये a1 - a2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको मिलेगा, जो कि हमको क्या मिल रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी को शो कर रहा है a1 - a2। तो याद रखने वाली बातें ये हैं जो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू हम फाइनली 2n पाई ले लेते हैं, n1 2 3 0 पुटअप कर सकते हैं और डेल हमको मिलता है n लैम्डा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए a1 + a2 और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a1 + a2 होल स्क्वायर। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप याद रखोगे फाई की वैल्यू 2n - 1 + 1 पाई और डेल जो होता है 2n + -1 λ/2। मिनिमम जो एम्पलीट्यूड है a1 - a2 और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a1 - a2 होल स्क्वायर। ये हमारे पॉइंट्स है जो हमको एक समरी को शो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तो हमने लिया है कि एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरेंट था, a1 और a2 लिया था, बट अगर ये एम्पलीट्यूड बराबर होते तो क्या होता, जो कि नेसेसरी कंडीशन है इंटरफेरेंस के लिए। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि a1 a2 अगर इक्वल है a के, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन था इसमें हमने इनको पुटअप कर दिया। सिंपल सॉल्यूशन करते हुए हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या मिला, 2a cos 5/2। ध्यान देना, अब एम्पलीट्यूड जो है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, तो आप जब इसको पुटअप करोगे तो 4a² cos² 5/2 ये होगी फाइनल रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इन केस जब दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वी नो दैट कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 + a2 होता है, दोनों इक्वल हैं तो 2a हो गया। ऐसे ही इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अब 4a² के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और हम अगर एम्पलीट्यूड इक्वल ले रहे हैं तो इस समय मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये किन कंडीशंस पर मिल रहा है फेज डिफरेंस की, फाई = 0, 2 पाई, 4 पाई प्लस माइनस सब इंक्लूड होंगे, वहाँ पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और पाई, 3 पाई, 5 पाई जब ये प्लस माइनस दोनों होंगे वहाँ पर हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इस चीज़ को हम फिगर में देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, ये हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को ये पीक शो कर रहे हैं और ये पीक मिनिमम इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं। फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट है। तो जब n की वैल्यू, फाई की वैल्यू 0 थी n0 पुटअप करने पर, तब हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब हमने फाई की वैल्यू को पाई पुटअप किया उस समय कंडीशन हमारी क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी, तो ये हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है। अगेन फाई की वैल्यू 2 पाई है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 3 पाई है, मिनिमम इंटेंसिटी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस साइन के लिए और ये हमको माइनस साइन के लिए। तो ये हो गया मिनिमम इंटेंसिटी के पीक और ये हो गए मैक्सिमम इंटेंसिटी जो 4a² के। ये ऐसा हमने इसलिए लिया कि जब हमारे एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जस्ट डबल और मिनिमम इंटेंसिटी बिल्कुल 0 होगी। तो ब्राइट डार्क हमको एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलता है। ओके, थैंक यू बेटा।